India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। मुंबई की सत्र अदालत ने बेस्ट बेकरी नरसंहार केस में 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी। 14 लोगों को जिंदा जलाने का है आरोप। आईआईटी बी फेस्टिवल हिंसा पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, छात्रों को विरोध करने का है अधिकार, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और कानून के अनुसार हो। कोर्ट ने शांति स्थापना समिति स्थापित करने के लिए दायर जनहित याचिका का किया निस्तारण। केरल हाई कोर्ट ने कहा, लिव इन रिश्ते में रह रहे जोड़े नहीं मांग सकते तलाक। कानून लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में नहीं देता मान्यता। और आपत्तिजनक बयान के लिए संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर किया मानहानि का केस। कहा, बिना किसी सबूत के किया गया चरित्र हनन। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप में आज सबसे पहले बात बेस्ट बेकरी मामले की। मुंबई की सत्र अदालत ने बेस्ट बेकरी मामले में 2 आरोपियों हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है। गुजरात में गोधरा दंगे की प्रतिक्रिया में भड़की हिंसा के बाद बेस्ट बेकरी कांड में 14 लोगों की जिंदा जलाने के कारण दर्दनाक मौत हुई थी। इस मामले में दोनों आरोपी सोलंकी और गोहिल फरार थे। इस मामले में मुंबई की कोर्ट ने 2006 में 17 आरोपियों में से 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के आने तक 4 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले में फरार 2 आरोपियों के वकीलों ने सुनवाई के दौरान यह दावा किया था कि गुजरात की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुजरात में 2002 के बेस्ट बेकरी मामले में 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। दोनों आरोपी हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल उस समय फरार थे जब सांप्रदायिक दंगों के मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मुंबई में मुकदमे चले, जिसके कारण उनके लिए एक अलग ट्रायल चलाया गया। गोधरा दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद 1 मार्च 2002 को वडोदरा में प्रसिद्ध बेस्ट बेकरी में 14 लोग मारे गए थे। दोनों को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और 2019 में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। गुजरात पुलिस ने हत्या के आरोप में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2003 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और जिसे बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी कायम रखा था। इसके बाद जाहिरा शेख ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुकदमे को गुजरात से बाहर चलाने का निर्देश दिया था और जिसके बाद इस केस को मुंबई स्पेशल कोर्ट में भेजा गया था। लेकिन 2003 में वडोदरा की एक अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के बाहर फिर से सुनवाई का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पुनर्विचार के लिए मामला महाराष्ट्र की कोर्ट में भेज दिया। मुंबई मुकदमे में तत्कालीन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभय थिप्स ने 9 लोगों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12 को बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर याचिका दाखिल की। 2012 में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 9 उम्र कैद कैदियों में से 5 को रिहा कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में 9 अभियुक्तों में से 5 को बरी कर दिया और उनमें से 4 को दी गई सजा की पुष्टि की। सुनवाई के दौरान अदालत ने 4 चश्मदीद गवाहों की गवाही पर बहुत भरोसा किया। सोलंकी और गोहिल दोनों ने वडोदरा की अदालत में ट्रायल का सामना किया, लेकिन मुंबई में फिर से सुनवाई के दौरान दोनों फरार हो गए थे। 2018 में उनकी जमानत याचिकाओं को अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन पर ट्रायल चलाने के लिए काफी कुछ है। दोनों आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें रीट्रायल की जानकारी नहीं थी।
पहले के मुंबई ट्रायल में सबूतों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया था। हालांकि उन्हें अपनी पहचान से संबंधित गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक मंजुला राव ने 10 गवाहों का परीक्षण किया। बेस्ट बेकरी मामला मार्च 2002 का है। गुजरात के वडोदरा में हनुमान टेकरी स्थित बेस्ट बेकरी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। आगजनी में बेकरी चलाने वाले शेख परिवार सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। बेकरी को आग के हवाले करने से पहले भीड़ ने लूटपाट भी की थी। गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों में से 2 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद बचे 2 आरोपी हर्षद रावजी भाई सोलंकी और माफत मणिलाल गोहिल जो जेल में बंद थे। अदालत के फैसले के बाद इन्हें भी रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की एक कोर्ट में कथित रूप से अपमानजनक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। मुलुंड में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर शिकायत में राउत ने अदालत से सोमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 या मानहानि के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह किया। शिकायत में कहा गया कि वर्ष 2022 से मैंने देखा कि आरोपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेरे खिलाफ मानहानिकारक बयानों के साथ कुछ ट्वीट्स किए जो पूरी तरह से अनुचित बयान। शिवसेना ठाकरे गुट के संजय राउत ने 2022 से कथित मानहानि वाले ट्वीट को लेकर पूर्व सांसद और बीजेपी सदस्य किरीट सोमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक राउत का दावा है कि सोमैया के ट्वीट विनाशकारी हैं और बिना किसी सबूत के उनका चरित्र हनन करते हैं। आईपीसी की धारा के तहत मानहानि से संबंधित धारा 499 और धारा 500 के तहत सोमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मुलुंद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दायर किया गया। राउत का दावा है कि सोमैया द्वारा अपने ट्विटर पेज पर दिए गए सभी बयान अपमानजनक प्रकृति के हैं। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध है। राउत का दावा है कि उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें एक शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे पर भी है, जिसे ठाकरे नामक एक बायोपिक में बनाया गया था। राउत बताते हैं कि सोमैया के 3,91,000 के मुकाबले ट्विटर पर उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोमैया के कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट में राउत को भ्रष्ट कहना शामिल है और ये उस समय से भी संबंधित है जब उन्हें पात्रा चावल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राउत की शिकायत में कहा गया है, वर्ष 2022 से मैंने देखा कि आरोपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेरे खिलाफ अपमानजनक बयानों के साथ कुछ ट्वीट किए जो पूरी तरह से अनुचित बयान है, मेरे खिलाफ मानहानि के बराबर हैं। संजय राउत जब ईडी की ओर से दर्ज एक मामले में जेल में थे, तब किरीट सोमैया ने कुछ ट्वीट किए थे। कानूनी नोटिस में सोमैया को झूठे और निराधार आरोप लगाने को लेकर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था। राउत ने साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सोमैया ने ऐसा नहीं किया तो वे उन पर मानहानि का केस करेंगे। सोमैया के 5 ट्वीट्स का जिक्र करते हुए संजय राउत के वकील ने कहा था, आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कई झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। आपके ट्विटर अकाउंट पर हर आरोप पूरी तरह से झूठ, मनगढ़ंत और बिना किसी सबूत के लगाया गया है। ये ट्वीट अपमानजनक और राउत की साख और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किए गए थे। राउत को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने 9 नवंबर को जमानत दे दी थी। दरअसल किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस किया हुआ है। राउत ने आरोपों को झूठा करार दिया है। इसी मानहानि के मामले में संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद से किरीट सोमैया और राउत के बीच विवाद बढ़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि समझौते के आधार पर साथ रहने वाले जोड़े तलाक नहीं मांग सकते। कोर्ट 2 व्यक्तियों, हिंदू और ईसाइयों की ओर से संयुक्त रूप से दायर अपील पर विचार कर रहा था, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बाद 2006 से एक साथ रह रहे थे। उनका एक बच्चा भी है। अपीलकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए याचिका दायर की थी।
केरल हाईकोर्ट ने लिव इन रिश्ते पर अहम स्टैंड लिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं देता, इसीलिए इस तरह के रिश्ते को तलाक के उद्देश्य से भी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून केवल पक्षकारों को तलाक देने की अनुमति देता है अगर वे व्यक्तिगत कानून या धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार विवाह के मान्यता प्राप्त रूप में विवाहित हैं। अदालत ने कहा कि अब तक अनुबंध के माध्यम से पक्षों के बीच किए गए विवाह को तलाक के उद्देश्य से कानून के तहत कोई मान्यता नहीं है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा, सामाजिक संस्था के रूप में विवाह जैसा कि कानून में पुष्टि और मान्यता प्राप्त है, सामाजिक और नैतिक आदर्शों को दर्शाता है। कानून ने अभी तक लिव इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं दी है। कानून केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब विवाह को व्यक्तिगत कानून के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न किया जाता है। कोर्ट दो व्यक्तियों हिंदू और ईसाई द्वारा संयुक्त रूप से दायर अपील पर विचार कर रहा था, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बाद 2006 से एक साथ रह रहे थे। उनका एक बच्चा भी है। अपीलकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम के तहत विवाह संपन्न नहीं हुआ था। नतीजतन अपीलकर्ताओं ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने माना कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता है, इसीलिए अलगाव के साधन के रूप में तलाक की मांग नहीं की जा सकती। यदि पक्षकार एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करती है, तो वह स्वयं उन्हें विवाह के रूप में दावा करने और तलाक का दावा करने के योग्य नहीं होगा। कानून तलाक को कानूनी विवाह को अलग करने के साधन के रूप में मान्यता देता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संबंध कहीं और पारस्परिक दायित्व या कर्तव्यों के निर्माण के योग्य हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के रिश्ते को तलाक के उद्देश्य से मान्यता दी जा सकती है। अदालत ने कहा, तलाक की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब पक्षकारों के बीच विवाह को व्यक्तिगत या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मान्यता दी जाती है। न्यायालय ने ये भी कहा कि फैमिली कोर्ट के पास इस तरह के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों से निपट सकता है। अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह नहीं होने की याचिका को खारिज करने के बजाय फैमिली कोर्ट को ये मानना चाहिए कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने फैमिली कोर्ट को याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए याचिका वापस करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को क्षेत्र में चल रहे अवैध कोल संयंत्रों के खिलाफ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अदालत का आदेश पुलिस से डायरेक्टर जनरल की ओर से दायर हलफनामे के जवाब में आया, जिसमें मेघालय में अवैध कोक संयंत्रों और बेनामी लेनदेन की व्यापक उपस्थितियों को उजागर किया गया था, जिनके वास्तविक मालिक मुख्य रूप से असम में स्थित हैं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे पर ध्यान देते हुए कि इन अवैध गतिविधियों के सरगना गुवाहाटी में खुलेआम घूम रहे हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन व्यक्तियों को तेजी से पकड़ने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की खंडपीठ ने उम्मीद जताई कि राज्य पुलिस कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाएगी, जिसका उद्देश्य गैर कानूनी कारोबार चलाने में शामिल दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना है। खंडपीठ की ओर से पूछा गया कि अगले 3 सप्ताह बाद मामला सामने आने पर डीजीपी की ओर से एक और रिपोर्ट दायर की जा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार अकेले पूर्वी जैंतिया हिल्स में 13 चालू कोक ओवन संयंत्र हैं, जबकि अतिरिक्त 38 कोक ओवन संयंत्र निष्क्रिय पड़े हुए हैं। अदालत ने दर्ज किया कि पश्चिमी जैंतिया हिल्स, दक्षिण पश्चिमी खासी हिल्स और पश्चिमी खासी हिल्स जैसे अन्य जिलों में कई कोक ओवन संयंत्र बिना प्राधिकरण के ही काम कर रहे हैं। इन अवैध गतिविधियों के बारे में राज्य की स्पष्ट जानकारी और उन पर अंकुश लगाने में इसकी विफलता पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने जस्टिस से कटके के निष्कर्षों का हवाला देते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल को आगामी रिपोर्ट में विशेष रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि डीजीपी की अगली रिपोर्ट को विशेष रूप से जस्टिस कटके की 14वीं अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्षों और टिप्पणियों का हवाला देकर मामले के ऐसे पहलू से निपटना चाहिए।
उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने आईआईटी में एक शांति स्थापना समिति स्थापित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे अधिकारों का ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। मद्रास 2017 में कैंपस में बी फेस्ट के आयोजन के बाद हुई हिंसा की घटनाओं पर हुई थी। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी आदि केसवलू की पीठ ने कहा कि जहां किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे विरोध शांतिपूर्ण और कानून के अनुसार ही होने चाहिए। कोर्ट पूर्व छात्र और रिसर्च स्कॉलर डिट्टी मैथ्यू और अन्य छात्रों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि छात्रों ने भी 2017 की घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अराजकता का सहारा लिया था और वो सड़कों पर बैठ गए, यातायात बाधित कर दिया। इसके संदर्भ में न्यायालय ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों का इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। यह सच है कि छात्रों को नाजुक ढंग से संभाला जाना चाहिए, लेकिन साथ ही छात्रों को निडर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सड़कें, यातायात बाधित करना गैर कानूनी जमावड़े का हिस्सा है। अदालत ने पाया कि बीफ फेस्ट के बाद हुई हिंसा के जांच के बाद 6 एफआईआर दर्ज की गई थी और ये मामले अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित था और इसीलिए वो मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोर्ट ने यह जांचने से भी इनकार कर दिया कि क्या ऐसी किसी समिति की अब भी जरूरत है या हिंसा के पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया जाना चाहिए। जनहित याचिका 2017 में आईआईटी मद्रास में पढ़ने वाले छात्रों के एक समूह की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रोफेसर की एक समिति के गठन और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने का आह्वान किया था कि परिसर में हिंसा की कोई घटना न हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआईटी की ओर से दायर एक हलफनामे और अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से एक जांच के बाद कार्रवाई की गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और कानून की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। पीठ ने कहा कि 6 प्राथमिकी दर्ज की गई। निचली अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए हम मामले के गुण दोष पर चर्चा नहीं करना चाहते और न ही इस पर अपनी कोई टिप्पणी व्यक्त करना चाहते हैं। उधर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आना था, लेकिन जज दुर्गेश पांडे के अवकाश पर रहने की वजह से अब 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर फैसला आएगा। मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। साल 2009 में करंडा थाना इलाके के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना इलाके के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन उसके ऊपर 2010 में 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इन दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट तैयार किया गया था, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश पांडे कर रहे थे और पिछले महीने सुनवाई पूरी हो चुकी थी और पिछले 20 मई को ही इस पर फैसला आना था, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ पाया था और आज मामले में फैसला आना था, लेकिन अब 15 जुलाई को मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। आज जो मुकदमा लगा था मुख्तार अंसारी के विरुद्ध, वो थाना करंडा का एक मुकदमा है जो 2010 में कायम हुआ था गैंगस्टर एक्ट का। इसमें गैंग चार्ट में 2 मुकदमे दर्शाए गए हैं। एक मुकदमा तो 2/4/2009 को सुआपुर गांव थाना करंडा के कपिल देव सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उसमें जो है एफआईआर में मुख्तार अंसारी नामजद नहीं थे और वो जेल में थे उस समय। उनको बाद में 120B का अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कि 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव 2 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया था। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में जातिवाद से बंधे नहीं रहना भी शामिल है और इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड या सीबीएसई को अनुसूचित जनजाति के 2 भाइयों के कक्षा 10 और 12वीं के प्रमाण पत्रों में अपने पिता के उपनाम में बदलाव के अनुरोध पर अमल करने का निर्देश दिया। दोनों भाइयों ने सामाजिक कलंक के कारण अपने पिता का उपनाम बदलने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की ओर से कहा गया कि सीबीएसई की ओर से प्रमाण पत्रों में आवश्यक परिवर्तन करने से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित है और यदि कोई व्यक्ति किसी से के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचने के लिए किसी विशेष जाति के साथ अपनी पहचान नहीं कराना चाहता तो इसकी अनुमति दी। अदालत ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं को एक ऐसी पहचान रखने का पूरा अधिकार है जो उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पहचान देता है।
पहचान का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। याचिका के जवाब में सीबीएसई की ओर से कहा गया था कि उपनाम में बदलाव से याचिकाकर्ताओं की जाति में बदलाव होगा, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि पिता के उपनाम में परिवर्तन से याचिकाकर्ता की जाति में परिवर्तन अपरिहार्य नहीं होगा या उन्हें किसी आरक्षण या किसी अन्य लाभ की अनुमति नहीं होगी जो अद्यतन जाति उपनाम के लिए उपलब्ध हो सकती है। याचिकाकर्ता भाइयों ने अदालत को बताया कि उनके पिता ने अपने उपनाम के आधार पर दिन प्रतिदिन होने वाले जातिगत अत्याचारों के कारण अपना उपनाम बदलने का फैसला किया। अदालत ने पिछले महीने पारित एक आदेश में कहा कि इसलिए सीबीएसई को निर्देश दिया जाता है कि वो याचिकाकर्ताओं के 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों में उनके पिता के नाम बदले हुए उपनाम के साथ अंकित करने के लिए आवश्यक बदलाव करें। और अगर कोई आप पर फर्जी सिविल केस करता है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, कोर्ट में कैसे आप अपना बचाव करेंगे, इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इस मामले पर जानकारी देंगे। अगर आप पे कोई झूठा सिविल केस करे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं जो एक इनोसेंट लिटिगेंट को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा प्रोविजन है जो फेक सूट को एक नजर में ही खारिज कर सकता है, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। बेसिकली ऐसे केसेस जिसमें कोई डॉक्यूमेंट या विटनेस स्टेटमेंट या किसी भी तरह का एविडेंस ना हो, उन्हें एक बार में ही डिसमिस कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगे कि सूट एक प्रॉपर जुरिसडिक्शन में सबमिट नहीं हुआ है या एक टाइम लिमिट के अंतर्गत फाइल नहीं हुआ है या कोर्ट फीस सही से पे नहीं की गई है, तब द कोर्ट प्राइमा फेसी डिसमिसेस सच सूट। ये प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड में ही लाया गया था इस पर्पस से कि कोई भी अनडिजर्व्ड केस किसी भी इंसान के अगेंस्ट कोर्ट में प्रेजेंट ही ना हो। एक केस क्वालिफाइड और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें कुछ तो सच हो। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.